ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नरेशन हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, जिसमें अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी तक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। मौका नहीं मिल रहा था, आज कई दिन के बाद फिर से मौका मिला है कि मैं इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन के सत्र को मैं पूरा ही कर दूं, कोशिश हमारी रहेगी। तो चलिए आज देखते हैं, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद और तमाम सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स हम आपको बताएंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। कभी कभी इसको आशीर्वादात्मक वाक्य भी कहते हैं। आशीर्वादात्मक वाक्य, तो आशीर्वादात्मक वाक्य भी इसे कहा जाता है, जिसमें आशीर्वाद वगैरह दिए जाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। खास तौर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इन सारे वाक्यों की शुरुआत ज़्यादातर में शब्द से होती है। आप ध्यान दें, कुछ सेंटेंस हमने पहले से लिख दिए हैं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ, वाक्य की शुरुआत में आप देख रहे हैं मे से स्टार्ट है। ये मे से, मे से, मे से, मे से। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मे से क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है, या जब हम अनुमति लेते हैं, जैसे आप किसी आप कमरे में आते हैं तो आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो उस सेंटेंस में इधर इंट्रोगेशन मार्क लगा होता है। मे आई कम इन सर अगर प्रश्न करेंगे, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा होगा, इंट्रोगेशन मार्क यहाँ पे लगा होगा। लेकिन ये मे यू लिव लॉन्ग है, ये जो सेंटेंस है मे से स्टार्ट हो रहा है, तो मे के बाद इधर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो इस मे का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईश्वर करे कि। कभी कभी इसका अर्थ होता है मेरी इच्छा है कि। तो ईश्वर करे कि अथवा मेरी इच्छा है कि, ऐसा ही शब्द इस मे के स्थान पर हम बोल दें कि मेरी इच्छा है कि यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत दिनों तक जियो, यानी दीर्घजीवी भव, बहुत दिन तक जियो। मे यू पास, मेरी इच्छा है या ईश्वर करे कि तुम पास हो जाओ। सेंटेंस कह रहा है कि मे यू गेट ए जॉब, यानी कि ईश्वर करे कि तुम्हें जॉब मिल जाए। ये कह रहा है कि मे यू फेल, ईश्वर करे कि तुम फेल हो जाओ। अच्छा, क्या यह भी आशीर्वाद है? एक तो कह रहा है कि मे यू पास, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। दूसरा वाक्य यहां भी कह रहा है कि मे यू फेल, ईश्वर करे कि तुम फेल हो जाओ। तो आशीर्वादात्मक वाक्य हैं, इसका मतलब सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आशीर्वाद अथवा अभिशाप या प्रार्थना, ये तीन चीजें इस वाक्य के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ हम आशीर्वाद पढ़ते हैं, कुछ अभिशाप पढ़ते हैं और कुछ प्रार्थना। ये तीन शब्द हम ध्यान देंगे कि आशीर्वाद, अभिशाप और प्रार्थना। तो इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो अभिशाप दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि मे यू फेल, ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ। अगला सेंटेंस कह रहा है कि मे यू डाई, ईश्वर करे कि तुम मर जाओ। और इधर कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम बहुत दिनों तक जियो। और ये कह रहा है कि मे यू डाई, ईश्वर करे कि तुम मर जाओ। तो ये आशीर्वाद हुआ और ये क्या हो गया? अभिशाप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू। अगर मे शब्द के बाद, अब अभी तक आप देखते रहे मे के बाद यू, मे के बाद यू, मे के बाद यू, या कोई और शब्द आ सकता है, लेकिन मे के बाद यदि गॉड आ जाता है, वैसे तो इसका अर्थ हुआ ईश्वर करे कि, लेकिन सीधे गॉड शब्द आगे हमको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू। तो हम ये सीधे समझें कि यह गॉड से किया गया प्रेयर है। गॉड वर्ड आ जाए तो हम तुरंत जान लें कि ईश्वर से कहा गया है, सीधे हॉटलाइन पे बात हो रही है। अभी तक तो मेरी इच्छा है कि ये हो जाओ, मेरी अभी तो मेरी अपने मन से ये बात आई, आप कुछ अच्छा कार्य कर देंगे, किसी के मन से अब आशीर्वाद, कोई प्रणाम किया, आपके मन से आशीर्वाद के भाव आ रहे हैं। और आप किसी को गलत कुछ करते हुए, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, या कोई किसी के साथ गलत कर दिया, तो वो व्यक्ति उसको अभिशाप देता है, शाप देता है कि ईश्वर करे अनिष्ट हो जाए तुम्हारा। और जब हम किसी के ऊपर बहुत
प्रसन्न हो जाते हैं या किसी की दयनीय स्थिति को देखते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस व्यक्ति को इस कष्ट से मुक्ति दे दो, ईश्वर इसे समृद्धि दे दो, भगवान इसे अच्छा कर दो, ये बीमार है। तो इस टाइप से तब तुरंत बाद हमें क्या लगता है कि मे के बाद गॉड वर्ड लग जाता है। तो मे के बाद गॉड लगा है तो हम जान लें कि प्रेयर है, प्रार्थना है। तो अब हम सेंटेंस में, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टाइप का सेंटेंस बनाएंगे, तो ये सेंटेंस में ही सेड मान के चलते हैं कि ये शब्द लगा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। इसको हम हर रिपोर्टेड स्पीच से पहले जोड़ देते हैं, सबके साथ ये मान लेते हैं कि ही सेड लगा हुआ है। और भी इससे कोई बहुत फायदा नहीं होना कि अगर हम ही की जगह पर मोहन लिख दें, लता लिख दें, कुछ इधर उधर करेंगे। पहले टू द पॉइंट ग्रामर को समझिए आप, कि ग्रामर आप समझ जाएंगे तो आगे इधर उधर के जो नाम रहेंगे उसको नोट करना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो आप देखिए कि ही सेड मे यू पास, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड मे यू गेट ए जॉब। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसका सेड है। हमने बताया था कि सेड और बीच का कंजक्शन और इधर का टेंस और प्रोनाउन चेंज होने से ही हम इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से बना पाएंगे। 3 जगह हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी, नज़र रखनी पड़ेगी। तो अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हुआ कि आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो ये जो सेड है, यानी कि सेड जो होगा वो यहाँ पर विस्ड बना देंगे, विश हो गया विस्ड बना देंगे। और अगर यहाँ पर कुछ हम उसके विपरीत बोल रहे हैं, यानी कि अभिशाप दे रहे हैं, तो कर्स्ड बना देंगे, कर्स्ड। और हम यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड बना देंगे। इसी सेड को, जो इस सेड आएंगे, यहाँ भी सेड, यहाँ भी सेड, यहाँ भी सेड, हर जगह सेड है, तो इस सेड के पॉइंट पर हम कभी विस्ड, कभी कर्स्ड, कभी प्रेड, कभी विस्ड, कभी कर्स्ड, कभी प्रेड। हालांकि हम इसमें बेड शब्द भी लिखते हैं आगे चल के। बेड मीन्स होता है विदा लेना, लेकिन इसके सेंटेंस अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसके समूह में, इसके साथ में नहीं बताऊंगा। तो विस्ड, कर्स्ड, प्रेड, बेड, ये 4 वर्ड्स होते हैं मुख्य रूप से, बाकी और तो बहुत कुछ है। तो मेनली हम इस 3 वर्ड्स को देखते हैं, 3 टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। पहले हम आशीर्वाद, फिर अभिशाप, फिर प्रार्थना। तो चलिए हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए कि मे यू पास, इस सेंटेंस को हमें बनाना है, या मे यू गेट ए जॉब, ये लिखा हुआ है हमारे सामने। तो मे यू गेट ए जॉब, ईश्वर करे तुम्हें जॉब मिल जाए। या आपको क्या दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के? हमें ये लग रहा है कि इस व्यक्ति ने और आशीर्वाद दिया किसी को, ईश्वर करे तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेड को क्या बना देंगे, सेड को यहाँ पर हम विस्ड लिख देंगे। सेड की जगह पे विस्ड, बीच में सेंटेंस कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब यहाँ हो गया ही विस्ड दैट। फिर मे यू गेट ए जॉब, जैसे आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कहते थे मे आई कम इन, या कोई भी सेंटेंस में सक्रिया पहले आ जाती है, ये भी तो मॉडल की सक्रिया ही तो है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है, वाक्य पहले लगा हुआ है। तो ये मान के चलो अगर सेंटेंस में सक्रिया पहले लगा तो सक्रिया को बाद में कर देते हैं, उसके पहले बाद वाले कर्ता को उठाकर पहले कर देते हैं। यानी कि 2 शब्दों को उठाकर बदल दो, मे यू का यू में कर दो, मे यू का यू में, मे यू यू में, मे यू यू में, इसको मे गॉड का गॉड में कर दो। और आप जानते हो कि यू का तो कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, ही बना देंगे या सी बना देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। नहीं है तो भी हम ऑब्जेक्ट मान के कोई न कोई चेंज करते रहें, आगे इसका फायदा आपको दिखाई देगा और मिलेगा। और मे को क्या कर देंगे, मे को माइट चेंज कर देंगे। तो हर बार मे को माइट चेंज कर देंगे, यू को ही अथवा शी बना देंगे। तो इस तरीके से चलते बनाते हैं। तो ही विश्ड दैट मे यू, फिर इसको बदल देंगे तो यू में हो जाएगा। तो यू मे का यू का ही, मे का ही माइट, बाकी सब वैसे उतार दीजिए, गेट ए जॉब, फुल स्टॉप। नेक्स्ट फिर लगा हुआ है ही सेड, ही सेड मे यू फेल। अब सेंटेंस मेरा क्या है, ही मे यू फेल, मे यू फेल, ये सेंटेंस क्या, अभिशाप है। अभिशाप है तो सेड का क्या बन जाएगा, ही कर्स्ड, कंजक्शन दैट, मे यू का यू में, यू में का ही माइट, ही माइट फेल। ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर ही सेड लगा हुआ है, ही सेड मे यू डाई, ईश्वर करे कि तुम मर जाओ। ये क्या है, अभिशाप है। अभिशाप है तो हम सेड को क्या बनाएंगे, कर्स्ड, कंजक्शन दैट, मे यू यू में, ही माइट। तो सेंटेंस बना ही कर्स्ड दैट, मे यू का यू में, ही माइट, दैट ही माइट डाई। नेक्स्ट फिर सेंटेंस में लगा हुआ है ही सेड, मानो ही सेड लगा हुआ है कि मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस में लिखा है मे गॉड, अब मे के बाद गॉड आ गया। अगर गॉड वर्ड आ गया तो हम क्या कर देंगे, इस सेड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्रेड। तो ही प्रेड
बाकी सारी प्रक्रिया वैसे जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं, यानी कंजक्शन दैट लगेगा, इसमें पूरा कंजक्शन दैट लगेगा, सबके साथ हम दैट ही लगाएंगे, यही मान के चलेंगे, सबके साथ हम दैट लगाएंगे कंजक्शन के रूप में। तो पहले सेड चेंज होगा, सेड के बाद कंजक्शन दैट लगेगा, फिर कंजक्शन दैट के बाद वाला साधारण वाक्य बना करके टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे, यही हमारा सिस्टम होगा। तो ही प्रेड दैट मे गॉड, गॉड में फिर गॉड का माइट हो जा, मे का माइट हो जाएगा, तो दैट गॉड माइट ब्लेस, अब यू का है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हिम कर देंगे। दूसरा फिर लिखा हुआ है ही सेड मे गॉड गिव यू, तो यहाँ क्या लगेगा, ही सेड का ही प्रेड दैट कंजक्शन, यहाँ हो गया गॉड माइट गिव यू का हिम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो गॉड माइट हो गया, प्रेड हो गया। इधर मे यू नेवर गेट हैप्पीनेस इन लाइफ, ईश्वर करे तुमको कभी जीवन में सुख ना मिले, प्रसन्नता ना मिले, आनंद ना मिले। तो यहाँ ही सेड है तो हम इसको क्या बना देंगे, तो ही, अब ये तो अभिशाप दिख रहा है, अब गॉड तो नहीं लिखा हुआ है मे के बाद, तो अभिशाप के रूप में हम समझेंगे कि ही कर्स्ड कंजक्शन दैट मे यू का ही माइट, फिर पूरा सब कुछ ऐसे उतार देंगे एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस हमें आशीर्वाद के लिए मिलते हैं, कुछ अभिशाप के लिए मिलते हैं, कुछ प्रार्थना के लिए मिलते हैं। अब कुछ और भी टाइप के सेंटेंस हैं, मुझे लगता है कि इसको आप समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हों अब तो हमसे अलग से आप बात को समझिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद हम बेड वाली प्रक्रिया के बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसमें से कुछ नोट करना चाह रहे होंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। तो फिर मैं आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको रोक दीजिए वीडियो को और उस पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ नोट करके फिर आपको बताना शुरू करता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ इस टाइप के सेंटेंस भी कभी कभी दिखाई देंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा सेंटेंस हमने अभी बताया कि मे यू लिव लॉन्ग। आपने ही सेड को कैसे कन्वर्ट किया, ही सेड की जगह आपने बताया ही विश्ड दैट, मे यू का यू ही माइट हो गया, तो ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग आपने बना दिया। कभी कभी ऐसे सेंटेंस मे यू लिव लॉन्ग न लिख करके आपको हो सकता है मिलेगा कि लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर या लिव लॉन्ग आवर प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से सेंटेंस मिलेगा। या कहते कि आगे कहेगा गो टू हेल, या सीधे कहेगा कि लिव लॉन्ग और कुछ नहीं मिला होगा। तो जब आप जान लें कि ऐसा कोई शब्द मिल रहा है और संबोधन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कामा क्लोज दिखाई दे रहा है, तो आपका दिमाग यहाँ काम करना चाहिए। संबोधन का चिन्ह लगने का मतलब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो मार्क हमें बता देता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा, तो हमें बताता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो ऐसे सेंटेंस है कि लिव लॉन्ग आवर प्राइम मिनिस्टर, तो करते करते आपको जो है थोड़ा सा अभ्यास होगा, तो आप फिर जानेंगे कि इसको भी हमें, या तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं खास तौर से, या तो यहाँ पर जैसे मे यू इसमें जुड़ा हुआ है और आप यहाँ देख रहे हैं कि लिव लॉन्ग है, मे यू लिव लॉन्ग, अब सिर्फ यहाँ पर आया क्या, लिव लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग आया हुआ है, ये थोड़ा सा ये मान के चलो कि शॉर्ट वर्ड में आ गया हुआ है लिव लॉन्ग। यहाँ पर हम मे यू जोड़ दें अपने पास से, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कैसे बनेगा, ही, यहाँ मे यू हम मान लीजिए अपने मन से जोड़ लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तब उसी ढंग से बनाएंगे ही विश्ड दैट, मे यू का ही माइट, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग, ये इसका चेंज हो गया। गो टू हेल, तो यू में हम यहाँ पर मे यू हम फिर जोड़ देते हैं कि मे यू गो टू हेल, हेल मीन्स नरक को जाओ, ईश्वर करे तुम नरक को जाओ। अब ये क्या अभिशाप दिख रहा है, तो हम ही सेड को कैसे लिख रहे हैं, ही सेड, अब सेड को ये अभिशाप है तो कर्स्ड बना देंगे, ही कर्स्ड, कंजक्शन दैट लगा देंगे, अपने पास से जोड़ सकते हैं मे यू को, तो क्या बन जाएगा, ही माइट गो टू हेल, ऐसे बन गया। मैं इस सेंटेंस को बनाऊं कि तो यहां पर भी हमें मे यू जोड़ देना पड़ेगा, मे यू नहीं, अब यहाँ कहते हैं लिव लॉन्ग आवर प्राइम मिनिस्टर अगर है तो अब यहां पर हम यू नहीं जोड़ सकते, हम इसको कैसे कहेंगे कि मे यू की जगह आवर प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे, मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग,
इसको भी ऐसे बनाएंगे, ये भी ऐसे बनाएंगे कि मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, तो दोनों का सेम एक ही जैसा सेंटेंस बनेगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्या इसका इनडायरेक्ट, ही विश्ड, चूंकि ये आशीर्वाद है तो हम बनाएंगे ही विश्ड, कंजक्शन दैट लग गया, मे आवर प्राइम मिनिस्टर का आवर प्राइम मिनिस्टर इधर हो जाएगा, मे उधर चला जाएगा, माइट बन जाएगा, तो आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो बना कि ही विश्ड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। और इस सेंटेंस को मैंने लिखा क्यों है, एक तो यह बताने के लिए कि कभी कभी ऐसे शार्ट वर्ड दे देता है, तो उसको हम अपने ढंग से, अपने विचार से और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये सोचेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस कैसा होगा। अगर पूरा बनाए तो हम इसको सेंटेंस को हमने पूरा किया, पूरा करने के बाद हमने देखिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, और इसको सीधे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो कंजक्शन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच को ही देख के लगता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब देख के कंजक्शन नहीं लगता। बहुत ध्यान से, दिमाग, कान, स्थिर ढंग से एक साथ में सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा कि यहाँ पर जो कंजक्शन लगता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार नहीं लगता, कंजक्शन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार लगता है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर साधारण वाक्य होगी तो यहाँ दैट लग जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगी तो फिर इधर प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य दिखाई देगा तो यहाँ टू लग जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कुल मिलाकर के 3 कंजक्शन लगते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और बाकी जितने हैं सब जगह दैट लगता है, केवल इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर इधर प्रश्नवाचक शब्द लगता है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर क्या है, ये वाक्य जैसा दिखाई दे, जैसे लग रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस हो, आज्ञा सूचक वाक्य हो, लेकिन आज्ञा सूचक होता तो कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है और ये संबोधन का चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इसका मतलब आज्ञा सूचक नहीं है, ये मे यू वाला सेंटेंस है। लेकिन मानते हैं कि आप भूल गए, आप नहीं बना पाए मे यू वाले सेंटेंस को, कि हम मे यू हम ना जोड़ें, तो क्या कर सकते हैं, आपको इससे लॉन्ग लिव मतलब जियो, दीर्घजीवी भव। कोई भी तुम प्रणाम, किसी से प्रणाम किया ना कि सर प्रणाम, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव का मतलब जियो, जीवित रहो, लंबे समय तक जियो। और गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक को जाओ, ऐसे शब्द आया। तो इससे हमें पता चलता है कि कर्स है तो हम इसको कर्स बना दें, इससे पता चलता है कि आशीर्वाद है तो हम इसको विस्ड बना दें। अब देखिए पहले इतना बनाएं, ही कर्स्ड, और इसको बना दिए ही विस्ड, इतना तो बना दिए, रिपोर्टिंग वर्ब तैयार हो गया। अब हम कंजक्शन कौन सा रखें, देख रहे हैं तो सेंटेंस आज्ञा सूचक की तरह से दिखाई दे रहा है, भले ही वो अर्थ अपना कर्स और विश का है, आशीर्वाद और अभिशाप का है, लेकिन सेंटेंस का जो नेचर है वो इंपरेटिव सेंटेंस जैसा दिखाई दे रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के ढंग में बना हुआ होने की वजह से आप यहाँ टू भी लगा सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगता है तो टू गो टू हेल हो सकता है, फुल स्टॉप। यहाँ टू लिव लॉन्ग भी लगा देंगे तो भी सेंटेंस सही होगा कि ही विश्ड टू लिव लॉन्ग, ही कर्स्ड टू गो टू हेल, ऐसा भी सेंटेंस होता है। तो मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे वाला हम बताते हैं। अब चलिए कुछ और टाइप के सेंटेंस देखते हैं। जैसे कुछ हमने नोट कर दिया है सेंटेंस, इसको आप देखें, रिपोर्टिंग वर्ब में लगा देता हूँ, ही सेड। अब ये मत समझिएगा ही सेड लगा हुआ है, ही सेड टू मी भी हो सकता है, ही सेड टू मी भी लग सकता है, या ही सेड के बाद दैट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, अथवा नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ना आए कि केवल सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सर नहीं लिख रहे हैं। तो ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आगे देखिए सबके साथ यही लगा हुआ है, ही सेड या ही सेड टू मी, ये सेंटेंस लगाओ, आगे का सेंटेंस देखें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट, गुड बाय। ऐसे जब कोई वाक्य आ जाता है तब के लिए हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज सब में है, ये मान के चलें, बार बार ना बताना पड़े इसको, आप ये अंडरस्टूड है, आप समझते रहें बार बार कि ऐसा सेंटेंस है, तो कैसे हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो अब आपको मैं इसको बताने से, जैसे कि आप ये जाने कि ये जो सेंटेंस होते हैं, ये तो पहली चीज तो ये सेंटेंस है ही नहीं है। वन थिंग वेरी क्लियर टू से, दिस आर नॉट द सेंटेंस। क्यों नहीं है सेंटेंस? क्योंकि कोई भी सेंटेंस तब कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कहीं दिखाई दे रहा हो, बताएं।
अरे वर्ब मीन्स सहायक्रिया मुक्रिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मेन वर्ब ऐसा दिखाई दे रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक शब्द है। ये बोला गया किसी के द्वारा, ऐसा बोला गया, ये शब्द हैं मात्र, इनको यही मानिए, एक शब्द हैं, ये कोई एक फ्रेज टाइप के हैं, कुछ शब्दों का समूह है, फ्रेज है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अब मैं इसको बनाने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझाऊं कि जैसे यहाँ बेड लिखा हुआ है, यहीं फिर से मैं इसी विस्ड को लिखता हूँ, जो विस्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन अब हम इसको इस तरीके से, बिड का मतलब विदा लेना होता है, बेड मतलब विदा लिया, लेकिन अब हम इसका एक दूसरा अर्थ एक बॉक्स में ऐसे बना करके लिखते हैं। विस्ड होता है, हम बताएं कि मिलने पर, विस्ड हम बनाएं, और अलग होने पर हम बेड बनाएं। तो ये क्या, यही सेड है, सेड को हम बेड लिखें, सेड को हम विस्ड लिखें। ऐसे वाक्यों को बनाने में या ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए हम विस्ड और बेड का प्रयोग करें। तो विस्ड का प्रयोग तब करें जब हम मिलने पर इसको बोला गया हो, और बेड का प्रयोग करें जब ये वाक्य अलग होते समय बोले गए हों। तो जरा विचार करके देखिए, आप गुड मॉर्निंग किसी को कब बोलते हैं? जब कोई आपसे मिलता है या कोई आपसे अलग होता है। तो मुझे लगता है जब कोई मिलता है उसी टाइम पे हम उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, ऐसा जब भी बोलते हैं हम उससे बोलते हैं। लेकिन जरा विचार करिए, गुड नाइट कब बोलते हैं किसी से? गुड नाइट हम अलग होते समय बोलते हैं, है कि नहीं है? गुड नाइट अलग बोलते समय बोलते हैं। अच्छा जरा विचार करिए, अगर रात में 11 बजे कोई हमसे मिल रहा हो, रात में 10 बजे हमसे कोई मिल रहा हो, मिलने पर हम उसे क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलने लगेंगे? सोच करके देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे रात में 10 बजे मिलता है, रात में 11 बजे मिलता है, और इस टाइम पर तो नाइट हो चुकी होती है, भाई इवनिंग तो है नहीं, इवनिंग हुआ तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सूर्य डूबने के टाइम से इवनिंग शुरू हो जाता है, और इवनिंग 6-7 बजे तक इवनिंग, उसके बाद तो नाइट शुरू हो जाती है कि नहीं? तो कोई मिलता है तो हम क्या बोले? गुड नाइट ना बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? ध्यान से समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति रात में कितने भी बजे मिलता हो, मिलने पर हम उसे सिर्फ गुड इवनिंग ही बोलेंगे, रात 12 बजे के पहले तक। और जैसे AM और PM हो जाता है, रात 12 बजे के बाद AM हो जाता है तो मॉर्निंग शुरू हो जाता है, एंटी मेरेडियम। और इससे पहले पास्ट मेरेडियन जब तक रहता है, तो पास्ट मेरेडियन में हम बनाएंगे उसको कि गुड इवनिंग के सेंस में रखेंगे। तो आप जाने कि रात में कभी भी वो मिल रहा है 12 बजे के पहले तक, हम उसे गुड इवनिंग ही कहेंगे मिलने पर। और जब हम उससे अलग होने लगेंगे तो हम कभी भी गुड नाइट बोल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, गुड नाइट किसी को हम किसी भी टाइम बोल सकते हैं, किसी भी मीन्स किसी भी। इसको मैंने पढ़ा है, मैं प्रूव कर सकूंगा आपको। ध्यान से समझने की बात है। यदि हमें यह पता हो अब हम रात्रि भर तक के लिए मुलाकात हमारी आपकी अब नहीं होगी, अब हमारी मुलाकात कल होगी, तो हम उसे गुड बाय तो कर सकते हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम गुड नाइट भी बोल सकते हैं। वो दिन के 2 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है दिन में। अलग होते समय हम उसे गुड नाइट कभी भी बोल सकते हैं। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझने की बात है। यदि हमें पता हो कि अब हम शाम तक के लिए नहीं मिलेंगे और पूरी शाम और रात भर तक के लिए हम आपसे विदा लेने चल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो हम उससे विदा लेते समय गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन मिलने पर नहीं, हम अलग होने पर ही गुड नाइट बोल सकते हैं। मिलने पर हमेशा हम गुड इवनिंग कहेंगे, ठीक है ना। ये भी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। तो आगे देखते हैं, कभी हम हैप्पी न्यू ईयर किसी को कब बोलते हैं? अलग होते समय कि मिलने पर? निश्चित रूप से हम जब मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जब कोई हमारे पास आ रहा हो या हम उसके आसपास दिखाई देते हैं, हम उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हम जब जाते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी बर्थडे तभी बोलेंगे जब कोई आदमी आ रहा होगा, दिखाई देगा हमसे, या सुबह उठे तब से लेकर के जैसे मिलेगा कोई, हम उसे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। लेकिन गुड नाइट तो हम अलग होते समय, और गुड बाय तो निश्चित रूप से हर कोई समझ रहा है, गुड बाय का मतलब बाय, गुड बाय, उसे विदा लेते समय बोलते हैं। बस कुछ और नहीं करना है, बस ध्यान समझना है कि सेड हो अथवा सेड टू हो, इस जगह पर हमें हर जगह जब मिलने पर बोलेंगे तो विस्ड लगा देंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पर यहाँ पर क्या लगा देना है हमको? यहाँ विस्ड लगा देना है। तो ही विस्ड मी। अब समझना है कि अगर ये सेंटेंस होता तब हम देखते हैं कि साधारण वाक्य है तो दैट लगाओ, आज्ञासूचक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ, या इधर प्रश्नवाचक शब्द लगाओ। जब कोई सेंटेंस ही नहीं है तो क्या लगाओ? अरे जी तब कुछ मत लगाओ, बात खत्म। जब सेंटेंस होता तो कुछ लगाओ, जब सेंटेंस नहीं तो कुछ मत लगाओ। कुछ मत लगाओ तब क्या करो? तब उसे लिख दो, उतार दो नीचे। तो बना क्या? ही विश्ड मी
बस ऐसे लिख दो, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। सेंटेंस कहता है कि ही सेड, ऐसे आया हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर कब बोला जाता है? मिलने पर। तो हम क्या कर देंगे इसको, ही विश्ड, बस हैप्पी न्यू ईयर ऐसे उतार दीजिए। मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे। हैप्पी दिवाली भी ही विश्ड हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद ही विश्ड हैप्पी ईद, हैप्पी बर्थडे ही विश्ड, बस विश्ड करिए, बार बार सेड को विश्ड बनाइए, बस सब जोड़ दीजिए ऐसे ही, पूरा ऐसे उतार दीजिए। तो गुड नाइट कैसे रहेगा? अब यहाँ ही सेड लगा हुआ है, ही सेड कामा नोटेड कामा गुड नाइट, या ही सेड कामा नोटेड कामा गुड बाय। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अलग होते समय चूंकि बोला गया है इसलिए हमें क्या लिखना है, ही बेड गुड नाइट, ही बेड ना गुड बाय। तो ही बेड गुड नाइट या ही बेड गुड बाय, जब हम अलग होते समय कुछ बोलेंगे तो बेड लिखेंगे और मिलने पर बोलेंगे तो विश्ड लिखेंगे। तो ये रहा लगभग आपको हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ तक ऑप्टेटिव सेंटेंस की अपनी एक सीमा है थोड़ा सा, और ये सामान्य तौर से मैंने इसको समाप्त किया। और अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके तुरंत बाद हम आपको शुरू करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेज जो होते हैं, थोड़ा सा विशेष प्रकार के सेंटेंस से तात्पर्य मेरा यह है कि वही पुराने सेंटेंस होंगे लेकिन उन्हीं में जो खास खास सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। कुछ एक सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे बनाते समय, तो मैं कोशिश करता हूँ, याद करता हूँ और उसे मैं नोट करता हूँ, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से सेंटेंस है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उनको देखने के बाद आप कुछ बना पाते हैं, कुछ गलत बनाते हैं, कुछ सही बनाते हैं। ये कन्फ्यूजन लगातार बना रहता है, तो मेरी इच्छा है कि उसको भी आप जानें। यदि आप इसके बाद जानना चाहें तभी आप जानें, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद उसको जानें। फिर इसके तुरंत बाद मैं बताना शुरू करता हूं आपको कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और रिपोर्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे बताएं, खासतौर से वो इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण होगी, और ये हाई स्कूल तक के लिए तो हो सकता है यहीं तक आप समझें कि हाई स्कूल तक यहीं तक बात खत्म हो जाती है। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना कोई हाई स्कूल होता है, ना कोई इंटरमीडिएट होता है, ना कहीं कुछ हो। जानने के लिए कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ तक जान सकते हो, आप जहाँ तक जानना चाहते हो वहाँ तक जान सकते हैं, वहाँ तक आपको जानना भी चाहिए। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। फिर अगला स्टेप हम शुरू करते हैं, हम आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस बताते हैं और उसके बाद रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं। नोट कर लीजिए इनको।